नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। राशियों के वार्षिक जो उनका राशिफल है उसकी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तुला राशि तक के बारे में हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। ये 8 नंबर की राशि है, मंगल की राशि है। मंगल की एक राशि मेष होती है और दूसरी राशि वृश्चिक राशि होती है। तो आज हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों को इस साल में अपने कार्य में, अपने किसी भी तरह के श्रम में किस तरह की बाधाओं का और अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। आज यही सब जानने का हम प्रयत्न करते हैं। तो ये हम किस तरह जानेंगे? ये हम ग्रहों के गोचर से जानेंगे। आपकी राशि से प्रमुख ग्रहों का गोचर किस प्रकार से हो रहा है ये जानेंगे। तो जब भी हम ग्रहों के गोचर की बात करते हैं तो हम 4 प्रमुख ग्रहों की बात करते हैं, जिसमें शनि है, बृहस्पति है, राहु और केतु हैं। ये चारों ही मंद ग्रह हैं और एक राशि पे काफी समय तक रहते हैं। 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपके भाग्य, संतान, नौकरी, कार्य, व्यवसाय, आपके घर, वाहन, गाड़ी, इन सब के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु ये आपका जो इस वर्ष का राशिफल है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जो राशि है वृश्चिक, उसके स्वामी मंगल की स्थिति कैसी है, वह किन स्थानों से गोचर करेंगे और कौन से, और जो प्रमुख ग्रह हैं उनका जो गोचर है वो मंगल से कौन कौन से भाव में होगा। यही जब हम पता लगाएंगे तो हमें इस वर्ष का वृश्चिक राशि वालों का राशिफल प्राप्त हो जाएगा। फिर जानेंगे कि कौन कौन से आपको उपाय करने हैं और किन किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए, जिससे आपको इस वर्ष आपका जो है ये सुगमता पूर्वक निकल जाए। तो आइए देखते हैं कि इस वर्ष का राजा कौन है। यदि अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 2 + 2 + 4 = 8 और 8 को शनि का नंबर माना जाता है अंक ज्योतिष के हिसाब से। वैसे तो शनि आपकी राशि स्वामी के मित्र नहीं है, परंतु इस वर्ष उनका गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव माता का है, मन का है, वाहन का है, गाड़ियों का है, आपके घर का है, आपकी शिक्षा का है और भी बहुत सारी चीज़ों का है। परंतु यहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ बैठकर शनि शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। ये बहुत अच्छा राजयोग है जो पद प्रतिष्ठा और धन देने के लिए आपके लिए कार्य करेगा। इस वर्ष आपकी राशि स्वामी मंगल 7 राशियों से गुजरेंगे, जिसमें एक उनकी स्वयं की राशि है, एक उच्च की राशि होगी और एक नीच की राशि होगी। तो जैसे जैसे मंगल का गोचर बदलेगा वैसे वैसे आपको मिलने वाले परिणामों का भी महीनों के हिसाब से बदलता जाएगा। मंगल के बाद आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति बनते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली में 2 भावों के स्वामी हैं, जिसमें दूसरा भाव है और 5वां भाव है, और दोनों ही भाव धन के भाव हैं, संतान और विद्या के भाव हैं। इस कारण बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि स्वामी मंगल से बृहस्पति का गोचर इस वर्ष छठे भाव में हो रहा है, मेष राशि में हो रहा है। और जो शनि है वो उनका गोचर जो है वो चौथे भाव में हो रहा है। तो अच्छा गोचर तो नहीं है ये बृहस्पति का, क्योंकि वह छठे भाव में है और आपकी ढैया भी चल रही है, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में है। इस जो शनि की ढैया है उससे बृहस्पति ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, परंतु बृहस्पति का गोचर तो स्वयं ही छठे भाव से हो रहा है। जब भी शनि ढैया में होते हैं बृहस्पति ही आपकी रक्षा करते हैं, परंतु इस समय बृहस्पति जो हैं वो शनि के गोचर से आपकी रक्षा करने में थोड़े असमर्थ तो हैं, क्योंकि बृहस्पति ही एक अकेले ग्रह हैं जो शनि और राहु केतु से आपकी रक्षा करते हैं। 30 अप्रैल तक बृहस्पति इसी भाव में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि में रहेंगे। परंतु 1 मई के बाद से उनका गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा, जहां पर वह वृष राशि में जाएंगे। तो वहां रहकर 30 अप्रैल तक, जब तक वो छठे भाव में है, आपको संघर्ष तो देंगे मगर वृद्धि भी देंगे, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो वृद्धि कारक ग्रह हैं। यहाँ से उनकी
बृहस्पति का छठा गोचर वैसे तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, परंतु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि कारक ग्रह हैं और उस स्थान की वो वृद्धि करते हैं। तो यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तो बृहस्पति आपको तरक्की भी देंगे, आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि भी देंगे, क्योंकि बृहस्पति जहाँ भी देखते हैं उस भाव की वृद्धि तो वो करते ही हैं। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, उनकी 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है और 9वीं दृष्टि उनके दूसरे भाव पे है। तो कर्म भाव पर दृष्टि देने से आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपके अधिकारी गण आपका साथ अवश्य देंगे। जब वो 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं रोग भाव पर, तो रोग भाव में बैठकर और रोग भाव पर दृष्टि डालकर आपकी वो रोगों से रक्षा भी करेंगे, रोगों को बढ़ाएंगे भी, परंतु रोगों से आपकी रक्षा भी करेंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो पैसा जा भी रहा है और आ भी रहा है, और शनि की ढैया भी चल रही है। इस कारण ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो बना ही हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है। बृहस्पति जब वृष राशि से गोचर करेंगे 1 मई के बाद से, तब इसके परिणामों में बदलाव आएगा। जो वृष राशि है वो वृश्चिक राशि वालों के 7वें भाव में आती है। यह जीवन साथी का घर है, व्यापार का घर है। केंद्र में बृहस्पति आएंगे तो शनि के बुरे प्रभावों को कम करेंगे, क्योंकि यह शनि से चौथे भाव में होंगे, केंद्र में होंगे। हालांकि आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, परंतु केंद्र में होने के कारण यह एक प्रकार का केंद्र संबंध तो बना ही रहे हैं और यह संबंधी बन जाते हैं। और केंद्र में होने के बाद ये दोनों ग्रह एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस समय में बृहस्पति शनि के नेगेटिव जो परिणाम हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम जरूर करेंगे। हालांकि इस समय बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। बृहस्पति यूं तो 7वें घर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, परंतु केंद्र स्थान है तो वहां पर आपको अच्छे परिणामों की उम्मीद आशा करनी ही चाहिए। यहाँ से उनकी दृष्टि उनकी 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर और 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी। तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका रुतबा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी। और जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपकी राशि में तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनते हैं, अर्थात यह आपके साहस, आपके वाहन, आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, इन सब के लिए आपकी राशि में जिम्मेदार हैं। तीसरा घर मेहनत को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है। हालांकि शनि आपकी राशि स्वामी के मित्र नहीं है और अभी उनकी ढैया भी चल रही है, क्योंकि वह आपकी राशि से चौथे बैठे हैं। इस कारण वह आपको मानसिक कष्ट भी दे रहे हैं। शनि इस वर्ष आपकी राशि पर लोहे के पैरों से आए हैं। शनि जब किसी भी राशि पर आते हैं तो 4 प्रकार के पैरों से आते हैं: सोना, चांदी, लोहा और तांबा, जिसमें तांबे के पैरों को ही सबसे अच्छा माना जाता है। परंतु यहाँ पर वह लोहे के पैरों से आए हैं तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, परंतु वे अपनी स्वयं की राशि से गुजर रहे हैं, तो उनके नेगेटिव परिणामों में कमी तो अवश्य ही होगी। आपकी ढैया चल रही है। यदि आप काम में बदलाव चाहते हैं तो आपके काम में बदलाव होगा, नौकरी में चेंज होगा और ट्रांसफर भी अवश्य होगा। जब बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे, अर्थात बृहस्पति जब केंद्र में चले जाएंगे, वृष राशि में चले जाएंगे और यहाँ से शनि, तब उस समय में शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 10म भाव को भी देख रहे होंगे। तो शनि जब 10म भाव को देखते हैं उस समय वे छत्रभंग योग बनाते हैं। छत्रभंग योग अर्थात आपके काम में परिवर्तन का योग बनेगा। छत्रभंग पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के समय में ऐसा माना जाता था कि उनके राज्य का, उनके छत्र का भंग हो जाना, अर्थात राज्य चला गया। आज के समय में इसको नौकरी और कार्य व्यापार से जोड़कर देखा जाता है और इसी तरह इसको छत्रभंग राजयोग समझते हैं। इसी तरह से हमें शनि के कार्य और उनके परिणामों पर विचार भी करना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव को देखेगी तो वे शत्रु का नाश करेंगे। 7वीं दृष्टि 10म भाव से गुजरेगी
तो यह आपके कार्य में परिवर्तन कराएंगे। और दशम दृष्टि उनकी जब आपकी राशि से जाएगी तो आपके मन में तनाव और लोगों से आपको उलझन भी दिखाएंगे। आपको शनि के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि जब बहुत बिगड़ जाते हैं तब उनके उपाय करने जरूर चाहिए। राहु आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात मीन राशि में। और 5वें भाव में जब राहु होता है तो वो सूझबूझ देता है, वृद्धि देता है, जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती, आपके पास भी नहीं होगी। परंतु जब ये 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं उस समय में ये वृद्धि आपको जरूर प्राप्त होगी। परंतु यदि आप अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करेंगे तो यह आपको तनाव भी दे सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से चिंता हो सकती है। जो राहु की दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ेगी और 11वें भाव पर पड़ेगी और आपकी राशि के ऊपर से पड़ेगी। इस तरह धर्म कर्म के कामों में आपका मन ना लगे ये संभव है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म कर्म में मन लगाते रहिए, दान दक्षिणा करते रहिए, ईश्वर की उपासना करते रहिए, तभी आपको लाभ प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि चूंकि 11वें भाव पर है तो ये नए कॉन्टेक्ट्स आपको दिला सकते हैं। और जिस समय राहु 11वें भाव में पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको कांटेक्ट दिलाने का कार्य कर रहे हैं। उस समय में केतु 11वें भाव से ही गोचर करेंगे और वे उन मिलने वाले कांटेक्ट में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। राहु और केतु किसी भी राशि के लिए एक ही समय में अच्छे नहीं हो सकते। एक आपको अच्छे फल देता है और दूसरा मुश्किलें खड़ी करता ही रहता है। तो इनकम को लेकर बार बार आपको लोग तंग करते रहेंगे, काम मुश्किल से होगा और जो आप सोच रहे हैं उसका अपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है कि जो प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डील आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 11वें भाव में केतु होने के कारण और शनि की ढैया होने के कारण समय से एग्जीक्यूट ना हो। तो ये आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। आप बहुत अधिक टेंस रह सकते हैं। केतु अपनी 5वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, आपके 5वें भाव को देखेंगे और फिर आपके 7वें भाव को देखेंगे। तो इस तरह केतु जो है वो आपके परिवार, आपके जीवन साथी, आपके बच्चों से टेंशन देने का काम आपको कर सकते हैं और उनसे आपको तकलीफ मिल सकती है या आपके द्वारा उनको तकलीफ मिल सकती है। तो इस तरह केतु का जो गोचर है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो आपको उसके उपाय करने चाहिए। आइए नक्षत्रों की बात करते हैं कि ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति इस समय महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो आपके भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से उनका गोचर इस वर्ष है। उनमें से जो बृहस्पति जो है मृगशिरा नक्षत्र में 20 अगस्त से 20 नवंबर तक उनका गोचर होगा। और जो मृगशिरा है वो मंगल का नक्षत्र है, आपका स्वयं का नक्षत्र है। तो जब कभी भी बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति देंगे। मोस्ट प्रोबेबली मानकर चलिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। वहीं राहु रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब शनि और राहु एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करेंगे और दोनों ही आपके मित्र नहीं हैं। उन दिनों में आपको 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक जब शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, आपको अतिरिक्त सावधान और सतर्क रहना चाहिए। नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, लोगों से परेशानियां हो सकती हैं, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। हो सकता है गुस्से और विषाद के कारण आपके जब काम पूरे ना हो और तो गुस्से और विषाद के कारण आप स्वयं अपने ही शत्रु बन जाएं, अपनी बुद्धि का ठीक तरह से प्रयोग ना करें। कोई निर्णय लेना चाहें तो कोई झटके से निर्णय ले लिया आपने, लोग मना भी करेंगे तो नहीं माने, तो हो सकता है कि उस समय में आपको इन सभी बातों से कष्ट हो। तो अपने आप को इस तरह की टेंडेंसी से आपको बचाना चाहिए। केतु हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यहाँ भी कुछ कष्ट संभव है। अच्छे महीनों की बात करें तो जनवरी में मंगल धनु राशि में रहेंगे, अच्छा है। 23 जनवरी तक वह अस्त हैं, तो फिर भी आपको कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। 5 फरवरी से लेकर
15 मार्च तक राशि स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि मकर से गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल तीसरे घर में गोचर करेंगे, यह उनको पसंद भी है, उच्च भी है और अच्छा भी रहेगा आपके लिए। मेष राशि में गोचर करेंगे, जो उनकी स्वयं की राशि है। 1 जून से 12 जुलाई तक ये समय अच्छा है। 15 से 30 अप्रैल तक गुरु और सूर्य का योग बनेगा। तो गुरु आपके 5वें घर के मालिक हैं और सूर्य 10वें घर के मालिक है। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग होगा, धर्म कर्म का योग बनेगा। ये बहुत उत्तम योग है, तो आपके लिए ये समय भी अच्छा रहेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब गुरु और शनि दोनों अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे। तो अस्त ग्रहों और उस समय में आपको इनके अच्छे परिणामों को मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ग्रह अस्त कैसे होते हैं, तो सूर्य के अधिक पास जाने पर उनका जो शुभ फल देने का जो तरीका है वो कम हो जाता है। तो ग्रह जब अस्त होते हैं तो कहा जाता है कि उनकी रश्मियां कम हो जाती हैं और इस कारण उन ग्रहों से मिलने वाले अच्छे परिणामों में, शुभ परिणामों में कमी आ जाती है। वक्री ग्रह भी होंगे, वक्री भी होंगे गुरु और शनि। तो जब वह दोनों वक्री होंगे तब उस समय में भी आपको उत्तम परिणाम मिलने में दिक्कत हो सकती है, कम मिल सकते हैं उत्तम परिणाम आपको। ग्रह वक्री होते हैं तो क्या करते हैं, तो ग्रंथों में कहा गया है कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो ये आपको धन भी देते हैं, सुख भी देते हैं, मान सम्मान, राजपाट और पद प्रतिष्ठा भी देते हैं, परंतु मन को भी भटका देते हैं और मन को भटकाकर ये आपसे गलत निर्णय करवाते हैं। तो 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में होंगे, अस्त होंगे, तब उस समय आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। अगस्त से नवंबर तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। उस समय में यह नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो अच्छा है, परंतु सतर्कता भी बरतनी चाहिए। 7 दिसंबर से मंगल वक्रीय हो जाएंगे, सावधानी रखें। सूर्य आपकी राशि से दशम भाव के स्वामी हैं। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि तुला में रहेंगे। इनकी ढैया भी आपकी ढैया भी चल रही है, तो सूर्य और शनि दोनों ही आपको नेगेटिव परिणाम देंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को ग्रहण में होंगे। वह आपकी राशि से दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म स्थान के स्वामी हैं। विशेष सावधान रहें। मीन राशि और कन्या राशि में 2 बार इनका ग्रहण होगा, 5वें और 11वें घर से इनका ग्रहण होगा। इस समय में संतान को तकलीफ और इनकम में परेशानी हो सकती है। चंद्र ग्रहण होगा 25 मार्च को और 18 सितंबर को। ये आपके भाग्य के मालिक हैं। भाग्य और पिता माता, इनसे आपको समस्या हो सकती है या आपसे इन लोगों को समस्या हो सकती है, तो समय समय पर इसका उपाय करते रहिए। आइए उपायों की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को इस वर्ष क्या उपाय करने हैं। तो आप नौ मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, परंतु किसी ज्ञानवान ज्योतिषकार से पूछकर ही पहनिए, ऐसे मत पहनिए। सुंदरकांड पढ़िए, अगर हो सके तो हर शनिवार को पढ़ें, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। ये सबसे रामबाण उपाय है जिन लोगों की भी शनि की ढैया चल रही होती है। गुड़, मसूर, मूंग, इन दालों का आप दान करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और ये आपके लिए सबसे अच्छा है। अपने बृहस्पति को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये आपकी राशि से 5वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी से इष्ट देव का विचार किया जाता है। तो हम अपने इष्ट देव की पूजा करके, उनको प्रसन्न करके हम अच्छे उपाय कर सकते हैं अपनी राशि के लिए। तो साथियों, आज के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका ये दिन और आपका ये पूरा वर्ष शुभ रहे, ऐसी आशा और कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।